सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज चैनल में विनीता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास और बड़ी खबरों पर। नगर निगम के निलंबित अपर आयुक्त आरपी मिश्रा को मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में हुई जांच में यह साफ हुआ है कि मिश्रा ने टेंडर फाइल की नोट शीट पर जानबूझकर छेड़खानी की थी। कलेक्टर कार्यालय से जांच रिपोर्ट कानूनी सलाह के लिए भेजी गई है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अपर आयुक्त आरपी मिश्रा से जुड़ा यह मामला सितंबर 2020 का है। अपर आयुक्त मिश्रा के पास तब पीएचडी का प्रभार था। 24 सितंबर 2020 को उन्होंने गंभीर घोघाट उंडासा और साहिब खेड़ी जल यंत्रालय के लिए एलम खरीदी के टेंडर बुलाए थे। टेंडर की नोटशीट में अपर आयुक्त मिश्रा ने ही शाजापुर की फर्म भारत एलम की दर को स्वीकृत किया। इस टेंडर नोटशीट को 14 जनवरी 2021 को पीएचडी के तब के कार्यपालन यंत्री अतुल तिवारी ने पोर्टल पर अपलोड किया। वर्क ऑर्डर जारी हुए, एलएम सप्लाई भी हो गया, लेकिन जब बिल की बारी आई तो इन्हीं आरपी मिश्रा ने निविदा नोटशीट पर लिख दिया कि निविदा अवधि नियमतः नहीं है। इस प्रकरण में पोर्टल पर अपलोड नोटशीट में मिश्रा टेंडर को सही बताते रहे और फिजिकल नोटशीट में उन्होंने इसी टेंडर को गलत बता दिया। ऐसा बिल भुगतान रोकने की नीयत से किया गया था। भारत एलम के ठेकेदार की शिकायत पर कलेक्टर आशीष सिंह ने डिप्टी कलेक्टर कल्याणी पांडे को मामले की जांच सौंपी थी। इस जांच में आरपी मिश्रा द्वारा फाइल में हेरफेर करना साबित हो गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को भेज दिया गया है ताकि प्रकरण की विभागीय जांच शुरू की जा सके। इसके अलावा मामले में सरकारी वकील से भी राय मांगी गई है। सरकारी वकील का अभिमत आने के बाद निलंबित अपर आयुक्त आरपी मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। एक ठेकेदार के द्वारा शिकायत करी गई थी कि जो यहाँ अपर आयुक्त थे जो निलंबित हैं वर्तमान में आरपी मिश्रा, उनके द्वारा कुछ दस्तावेज़ों से छेड़छाड़, शासकीय दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ करी गई थी। उसकी जांच मेरे द्वारा कल्याणी पांडे और जो डीआईओ एनआईसी हैं उनको दी गई और उसके दस्तावेजी सबूत पाए गए हैं कि पहले नोटशीट उनके द्वारा जो साइन करी गई, जिसको अपलोड कर दिया गया था पोर्टल पे, वो पूरी तरीके से शासकीय पोर्टल पर आज भी उपलब्ध है। और उसके बाद में जो फिजिकल नोटशीट थी उसके ऊपर उनके द्वारा जो रिमार्क किए गए वो आज भी नगर निगम के जो ऑफिस है उसमें मौजूद हैं। उसको देख के इन दोनों लोगों ने ये पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर सबूत पाए हैं कि इसमें छेड़छाड़ करी गई और गलत नियत से छेड़छाड़ करी गई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर प्रकरण है। कमिश्नर नगर निगम को मैंने इस पूरी जांच रिपोर्ट के साथ में भेजा है। उनके द्वारा जो भी डी और दूसरी कार्रवाइयाँ उनके विभाग की हैं वो करी जाएंगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको भी हम लोग ये प्रकरण पूरा भेजेंगे कि अगर कोई आपराधिक प्रकरण बनता है, अगर कुछ धाराएं बनती है तो उनके द्वारा उस संबंध में उनको जानकारी प्रदान की। इस पे तो सर 420 का प्रकरण बनता है, तो 420 के तहत देखिए, शहर से सटे गोंदिया गांव में रहने वाले किसान मदन लाल तिलौरिया के 6 महीने के प्रपौत्र को पैथोलॉजी लैब की गलत रिपोर्ट के कारण दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। इस बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार के लोगों ने माधवनगर थाने में मामले की शिकायत की है। मदन लाल तिलौरिया के प्रपौत्र की तबीयत अचानक ज्यादा खराब होने के कारण उसे गुरु नानक मार्केट स्थित डॉक्टर रवि राठौर के क्लिनिक पर लाया गया। डॉक्टर ने बच्चे के खून की जांच कराने को कहा। डॉक्टर की सलाह पर सुपर स्पेशलिस्ट लैब में 1600 रुपए चुकाकर ब्लड की 3 तरह की जांच कराई। ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर राठौर ने बच्चे को भर्ती कराने की सलाह दी। बच्चे को पाटीदार अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की सलाह पर सुपर स्पेशलिस्ट लैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर पाटीदार अस्पताल में बच्चे को भी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। अगले दिन फिर से बच्चे को ब्लड की जरूरत थी। उसके दादा ब्लड का इंतजाम करने पुष्पा हॉस्पिटल की लैब में पहुंचे। यहाँ दोबारा से बच्चे के ब्लड की जांच की गई तो पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था। एक दिन पहले उसे बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा चुका था। किसान मदन लाल के सामने जब ब्लड रिपोर्ट की सच्चाई आई तो वे विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने माधवनगर सरकारी अस्पताल में फिर से जांच करवाई। यहाँ भी ब्लड बी नेगेटिव ही निकला। सुपर स्पेशलिस्ट लैब की गलत जांच रिपोर्ट के कारण बच्चे को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ गया था। अस्पताल प्रबंधन ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। बच्चे की हालत
अब भी गंभीर बनी हुई है। उसके दादा मदन लाल ने माधवनगर थाने में शिकायती आवेदन कर मामले की जांच कर दोषियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। माधवनगर थाने में क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि 2 जगह मैंने ब्लड की जांच करवाई। जांच करवाने में जो लैब पहले जांच करवाई उसमें पॉजिटिव लिखा है और दूसरी वाली में निगेटिव लिखा है। फिर माधवनगर वाली में सरकारी करवाई, उसमें भी निगेटिव लिखा हुआ है। तो ये कार्रवाई पूरी उस लैब वाले के ऊपर होना चाहिए जिसने गलत पॉजिटिव लिखा है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और होना चाहिए ज़रूर। ऐसे कई के वो बिगाड़ा करा है उन्होंने। क्या हो सकता था? इसमें क्या हो सकता था, ये वहाँ पे उनको ब्लड चढ़ा है, मेरे बच्चे को तबीयत खराब हुई एसएस गुप्ता में, और फिर सुबह मेरी छुट्टी कर दी मेरे बच्चे की, भगा जाके इंदौर जाओ। और फिर रवि राठौर को बताया बेचारे ने, उनने फिर वहाँ भर्ती करा पाटीदार में, और फिर उनने ये ब्लड का ये दिया तो फिर वो निगेटिव का ब्लड चढ़वाया और उनको ये करवाया। अब कैसे हालत है बच्चे की? अब बच्चे की हालत अच्छी है और राठौर साहब खुद 3 बार देख के गए हैं, बहुत अच्छा है और उनका कोई दोष नहीं है इसमें। शिकायत करी आपने? मैंने शिकायत करी है, माधवनगर थाने में भी करी है, मैं एसपी साहब के वहाँ भी करी है और कलेक्टर साहब के यहाँ भी करी है। मदन लाल निवासी गोंदिया द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पैथोलॉजी के द्वारा गलत रिपोर्ट दिए जाने के कारण उस पर गलत रक्त चढ़ गया है, ऐसी का शिकायत की है। तो शिकायत की जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मंदिर समिति ने प्रति व्यक्ति 200 रुपए शुल्क वसूलने का कुछ दिन पहले ही फैसला लिया है। ऑनलाइन बुकिंग की यह रकम मंदिर समिति के खाते में जाने के बजाय मंदिर के एक कर्मचारी के बैंक खाते में जा रही थी। भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग के पेमेंट के लिए मंदिर समिति ने बारकोड स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है। बुकिंग कराने वाले श्रद्धालु इसे स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। 7 सितंबर से भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई। 11 सितंबर से भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू होगा। बारकोड स्कैन कर भस्म आरती की प्री बुकिंग के लिए जो रकम श्रद्धालुओं द्वारा बारकोड स्कैन कर जमा कराई जा रही थी, वह मंदिर समिति के कर्मचारी विपिन एरन के बैंक खाते में जा रही थी। बारकोड की गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले की जांच शुरू करवाई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कर्मचारी के खाते में आई दान राशि का लेखा जोखा मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मंदिर के अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। हीरा मिल की चाल में गुरुवार देर रात हत्या के मामले में शामिल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इस हत्याकांड की वजह आरोपी के पिता को गालियां दिए जाने और इसके बाद आरोपी द्वारा पिता के अपमान का बदला लिए जाने के रूप में सामने आई है। हीरा मिल की चाल में रहने वाले 25 साल के युवक अमन उर्फ सोनू पिता सत्यनारायण बैरागी पर रात करीब 9 बजे उसी के घर में घुसकर 2 लोगों ने चाकू से वार कर दिए थे। अमन उर्फ सोनू को उसके परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसकी मौत हो गई। मृतक अमन के भाई ने चाकू से हमला करने वाले आरोपियों की पहचान सूरज उर्फ भैयू ठाकुर निवासी हामुखेड़ी और शेरा निवासी मालनवासा के रूप में की है। सूरज और शेरा दोनों ही आरोपियों को देवास गेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमन उर्फ सोनू टावर चौक चौपाटी पर चाट के ठेले पर काम किया करता था। यहीं आरोपी सोनू और शेरा से उसकी दोस्ती हुई थी। गुरुवार की दोपहर अमन और उसके दोस्त विशाल कहीं जा रहे थे। रास्ते में किराना सामान की डिलीवरी देने वाले सूरज के पिता मिले। गाड़ी टकराने की बात पर अमन ने सूरज के पिता को गालियां दी थी। उसके दोस्त विशाल उसे समझाता रहा कि ये अमन के पिता हैं, इन्हें गालियां मत दे, लेकिन अमन नहीं माना। उसने सूरज के पिता का खूब अपमान किया। शाम को जब सूरज के पिता घर पहुंचे तो उन्होंने बेटे सूरज को पूरा घटनाक्रम बताया। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए सूरज और उसका साथी शेरा शाम को ही अमन की तलाश में जुट गए। रात करीब 9 बजे अमन हीरा मिल की चाल स्थित घर पर मिला। यहीं दोनों आरोपियों ने पहले उसे घर से बाहर बुलाया। अमन जब घर से बाहर नहीं निकला तो दोनों आरोपी उसके घर में घुसे और अमन पर चाकू से हमला करने के बाद भाग निकले।
हत्या की एक वजह लड़की भी रही है। टावर चौक चौपाटी पर काम करने के दौरान ही मृतक अमन और आरोपी सूरज की एक लड़की से दोस्ती हुई थी। यह लड़की फिलहाल सूरज के साथ उसी के घर पर लिव इन में रहती है। पहले यही लड़की मृतक अमन के साथ रहा करती थी। अमन को उसने छोड़ा और सूरज के पास रहने चली गई। इसी वजह से अमन सूरज से चिढ़ा हुआ था। अमन ने सूरज के पिता का इसी वजह से अपमान किया था। देवास गेट थाना क्षेत्र में हीरा मिल की चाल है। वहाँ पर एक अमन बैरागी करके एक लड़का है जिसका मर्डर हुआ है। अभी पूछताछ चल रही है और आरोपियों के नाम भी क्लियर हो चुके हैं और हमने एक टीम लगा दी है उसके तलाशी के लिए और जल्दी उसको गिरफ्तार करके घटना का खुलासा करेंगे। कितने आरोपी हैं और क्या हुआ घटनाक्रम, किस प्रकार से क्या कारण रहा? अभी कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, पूछताछ जारी है और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। इसमें 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। 3 आरोपी मोटरसाइकिल से आए और उसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया और तुरंत वहाँ से फरार हो गए। सर, दिन में भी कोई विवाद हुआ था इनके सामने? अभी इनिशियली अभी पूछताछ चल रही है और जो भी घटनाक्रम होगा और अभी पूछताछ चल रही है उसके बाद बताया जाएगा। सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आप पीछे क्यों रहें? हम है ना। अपने ग्राहकों को हमेशा आगे रखें। डिजिटल फ्लेक्स से दें अपने कारोबार को नया लुक। हमारे पास है इको सॉल्वेंट प्रिंट, स्टोन कटर, इंटीरियर डिजाइन, ऑल टाइप लेमिनेशन, लेजर कटिंग मशीन। आधुनिकता के साथ सेवा हमारा संस्कार है। सभी तरह के फ्लेक्स डिजाइन के लिए संपर्क करें। सोनी डिजिटल फ्लेक्स यूनिट, क्षीरसागर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उज्जैन। हमारा संपर्क नंबर 9826098492 और 75661700। एक बार आजमाइए तो। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734255222 और 2553333। उज्जैन शहर गंभीर जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। गंभीर में पानी नहीं होने की वजह से हालात गंभीर बन गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में यदि ठीक बारिश नहीं हुई और बांध खाली ही रहा तो आने वाले महीने में उज्जैन 13 साल पुरानी कहानी दोहरा देंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थानीय अधिकारियों से हाल ही में भोपाल इंजीनियर इन चीफ ENC कार्यालय द्वारा ताजा हालात पर रिपोर्ट तलब की गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम अभी जारी है। केवल गंभीर बांध ही नहीं, शहर को आसपास के जिन तालाबों से भी वैकल्पिक रूप से पानी मिल सकता था वे सभी खाली पड़े हैं। 3 दिन से शहर और आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है। हालांकि बरसात भी हुई लेकिन डैम में बमुश्किल 4 ही MCFT पानी बढ़ सका है। गंभीर बांध में फिलहाल जितना पानी शेष है उससे एक दिन छोड़कर सप्लाई की स्थिति में शहर में केवल 3 महीने तक ही सप्लाई किया जा सकता है। उंडासा, साहेब खेड़ी और शिप्रा का पानी मिलाकर 1 से 2 महीने तक सप्लाई व्यवस्था खींची जा सकती है। इसके बाद शहर पूरी तरह से बोरिंग, कुएं और बावड़ियों पर डिपेंड हो जाएगा। भले ही 2 दिन छोड़कर मिले लेकिन पूरे साल नलों में पानी मिलता रहे। इसके लिए नर्मदा की लाइन ही एकमात्र सहारा रह जाएगी। उज्जैन से उज्जैनी से त्रिवेणी तक की नर्मदा पाइपलाइन पहले से मौजूद है लेकिन इससे मिलने वाला पानी पर्याप्त नहीं होगा। एक और रास्ता निकाला गया है। नई खेड़ी से होकर गुजरने वाली नर्मदा लाइन से लिंक कर गंभीर संपुएल तक एक नई लाइन बिछाने का। यह लाइन 9 मीटर लंबी होगी और इसे बिछाने में करीब 23 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस लाइन के लिए राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा भी जा चुका है।
सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। 2 दिन में जिला प्रशासन की टीम लगभग 250 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा चुकी है। इन जमीनों पर खेती हो रही थी। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर सरकारी प्रोजेक्ट्स के काम आएगी। उज्जैन में जिला प्रशासन ने कोठी महल और उज्जैन नगर तहसील क्षेत्र के एक 279 हेक्टेयर सरकारी जमीन चिन्हित की है। 7 दिन के भीतर इन सारी ही भूमियों को कब्जे से मुक्त कराने की अभियान चलाया गया है। बुधवार को राजस्व अमले ने 12.86 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया था। कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को भी नगर भूमि सीमा में 46.38 हेक्टेयर जमीन का अधिपत्य लिया गया। दतरावदा, नीमनवासा, लालपुर की इन भूमियों पर खेती की जा रही थी। कार्यवाही के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह भी पहुंचे। अपर कलेक्टर अवि प्रसाद, एसडीएम कल्याणी पांडे, तहसीलदार श्रीकांत शर्मा और राजस्व अमले ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। एसडीएम कल्याणी पांडे के मुताबिक अधिपत्य ने ली गई भूमि औद्योगिक प्रयोजन, आवासीय हॉस्टल, 32वीं बटालियन तथा उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए को आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार सुबह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। आम श्रद्धालुओं को तरह हिमाचल सीएम को भी बैरिकेडिंग से ही दर्शन कराए पड़े। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कराने के बाद जयराम ठाकुर को स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान ने मंदिर प्रबंध समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। मंदिर परिसर में मीडिया से चर्चा में ठाकुर ने कहा है कि वे हर साल महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन पिछले साल कोविड के कारण नहीं आ सके। ठाकुर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर कोविड की तीसरी लहर से काबू पाया जा सकता है। वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। हम अपनी 100% आबादी को सिंगल डोज लगा चुके हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर महाकाल मंदिर परिसर स्थित भगवान सिद्धि विनायक गणेश मंदिर को स्वर्णिम रूप से सजाकर यहां 51,000 मोदक का महाभोग लगाया गया। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित अति प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर को स्वर्णिम स्वरूप दिया गया। चतुर्थी के अवसर पर 51,000 मोदक का महाभोग लगाया गया। सुबह से ही इस मंदिर में विशेष पूजन अर्चन आरंभ कर दिया गया था। यह मंदिर लगभग 2700 साल पुराना है। दोपहर में सिद्धि विनायक मंदिर में महाआरती की गई। इसमें महाकाल मंदिर समिति की सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंघी, मूलचंद जोंदवाल सहित महाकाल मंदिर के पंडे व पुजारी आदि मौजूद रहे। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। बुखार वालों की लाइन लगी है। अस्पताल पहुंचने वाले हर दूसरे बुखार के मरीज की रिपोर्ट सस्पेक्टेड आ रही है, लेकिन इसका क्या? सरकारी की आंकड़ेबाजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप जानते हैं कि शहर के हर इलाके में मलेरिया और डेंगू अपने पैर फैला रहा है? सरकारी रिपोर्ट क्या कह रही है? जिला मलेरिया विभाग की रिपोर्ट को यदि सही माने तो इस पूरे सीजन में अब तक जिले में महज 38 ही डेंगू के मरीज निकले हैं। 1 सितंबर तक तो यह आंकड़ा महज 7 ही था। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर एस के अखंड बताते हैं कि अब तक डेंगू बुखार के रोगियों की जांच के लिए अधिकृत जिला चिकित्सालय की लैब द्वारा 118 बुखार के रोगियों की जाँच की गई। इनमें 33 डेंगू बुखार के रोगी पाए गए। जिन इलाकों से मरीज निकले हैं वहाँ फॉगिंग, लार्वा सर्वे और उनका वनिष्ठीकरण, टेमोफॉस स्प्रे, पायराथ्रॉम स्प्रे आदि करवा दिया गया है। विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में 10 एंटी लार्वा की टीम और सर्विलांस टीम द्वारा निगरानी की जा रही है। इन दिनों में शहर में उसको लेके विभाग क्या एक्शन ले रहा है? कितने अभी केसेस सामने आए हैं सर डेंगू और अभी तक जो सरकारी हमारी लैब है चरक हॉस्पिटल में, उसमें से केवल 33 केस पॉजिटिव पाए गए हैं जी। उस सारे की जो कार्रवाई करना चाहिए वो सारी कर चुके हैं। किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, सभी हेल्दी है। अभी इससे मच्छरों से निपटने के लिए टीमें किस प्रकार से काम कर रही है? कितनी टीमें काम कर रही है? 10 टीम काम कर रही है हमारी जी, है ना। प्रत्येक क्षेत्र में जाके और जहाँ से भी रिपोर्ट आती है वहाँ तुरंत दल चले जाता है और जो भी प्रतिनिधित्व कार्रवाई है वो बराबर चल रही है।
दवाई छिड़काने के लिए कितनी टीमें काम कर रही हैं? हाँ, ये 10 टीमें कर रही है ना। जी। मतलब जो सेंट्रल लैब से 118 की स्लाइड लैब 118 की जांच हुई थी, उसमें 33 पॉजिटिव पाए गए थे। जी। हाँ, और हम लोग जो प्रतिनिधान पर कार्रवाई कर रहे हैं, केमोफास स्प्रे कर रहे हैं, पायरेथान स्प्रे कर रहे हैं, फॉगिंग नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा। जी। मास एवं कॉन्टैक्ट फीवर सर्वे चल रहा, लार्वा विनिष्टीकरण चल रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू